हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का एक्टिव लर्निंग यूट्यूब चैनल में। आज हम शुरू करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट थर्ड, जो कि है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के ऊपर। इसके पहले पार्ट वन अराइवल ऑफ गांधी जी देख लिया था हमने। पार्ट टू में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देखा था। आज पार्ट थ्री डिस्कस करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया में, जिसमें हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिस्कस करेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कैसे होती है और ये कैसे चलता है। ठीक है, तो जिन्होंने पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, सो गेट्स रेडी, स्टार्ट करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, सो कहां से होती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत? नॉन कोऑपरेशन वीडियो वाले में मैंने बताया था, मैंने उसमें एंड ऑफ नॉन कोऑपरेशन नहीं बताया था। सो लेट्स डिस्कस। वो हुआ ये था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कई जगह पर फेड आउट हो रहा था। अपन ने देखा था टाउन्स वगैरह इन सब में, लेकिन एक इंसिडेंस ऐसा हुआ, उसके बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ कर लिया मतलब खत्म कर दिया, एंड कर दिया। तो वो एंड कैसे हुआ था? वो हुआ था चौरी चौरा इंसिडेंट्स के बाद में। चौरी चौरा जो है एक जगह है उत्तर प्रदेश में। वहां पर हुआ ये था कि कुछ ऑफिसर्स, कुछ सत्याग्रही एक लीकर शॉप को पिकेटिंग कर रहे थे। वहां पर एक पुलिस ऑफिसर ने एक नॉन वायलेंट सत्याग्रही को बीट किया था, मारा था। अब हुआ ये कि वहां से लोग हो गए गुस्सा कि आपने ऐसे कैसे किसी को मार दिया। वो जो गुस्साए हुए लोग थे, उन्होंने वहां के पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। सेट अप फायर इन अ पुलिस स्टेशन। समझ में आई बात? और पुलिस स्टेशन में आग लगा दी तो वहां पर ऑन एंड अराउंड 22 पुलिस ऑफिसर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है आग की वजह से। ये जो सिचुएशन थी, इससे देखकर गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था। क्यों? क्योंकि गांधी जी किसके समर्थन थे? नॉन वायलेंस के, कि हमको ये लड़ाई नॉन वायलेंस से लड़नी। बट ऐसे वायलेंस उन्होंने देखकर क्या करा था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था। और ये जो विड्रॉवल था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, वो कई सारे लोगों को पसंद नहीं आया था, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उस टाइम पे बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पे था, बहुत अच्छे से काम कर रहा था। और अगर कुछ समय और चलता तो शायद तक हमको कुछ राइटर्स का मानना है कि हमको इंडिपेंडेंस भी मिल जाता। लेकिन गांधी जी ने इसको विड्रॉ कर लिया था। उसका एक रीजन भी था कि आप 22 पुलिस ऑफिसर्स को मार रहे, इट इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन द गवर्नमेंट। सरकार के ऊपर डायरेक्ट अटैक करती। मानना यह था कि सरकार हालत खराब करती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट उस टाइम पे इतना बुरा ब्रूटल सप्रेशन करते हैं ना, इतना बुरा मारते हैं ना, कि लोग वापस कभी आंदोलन करने के लिए खड़े ना हो पाते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रॉ कर लिया था कि अपन विड्रॉ कर लेते हैं, नहीं तो क्या होगा कि बहुत बुरे मारे जाएंगे, इतने सूतेंगे कि अब कभी दूसरी बार लड़ाई करने के लिए खड़े भी नहीं हो पाएंगे। तो इस वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड हो चुका था। अब ये सब तो एंड हो गया, ठीक है, लेकिन उसके बाद देश में पूरी शांति हो गई, भी अभी कोई मूवमेंट नहीं चल रहा था। दो सिचुएशंस ऐसी बनी जिन्होंने वापिस से गांधी जी को मजबूर किया कि हम वापिस से एक नया मूवमेंट की शुरुआत करते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हो गया 1922 में। ये कब हुआ? 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हो गया। अब होता यू है 1926 के टाइम पे, ध्यान से सुनना क्या स्टोरी है। 1926 के बाद टाइम पे इकोनॉमिक डिप्रेशन होता है। क्या होता है? इकोनॉमिक डिप्रेशन। इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की प्राइसेस गिर गई। इकोनॉमिक डिप्रेशन में एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारी गुड्स की प्राइसेस मार्केट में गिर गई है। तो जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, जो खेती के जो प्रोडक्ट्स आते हैं, गेहूं वगैरह, इनकी प्राइसेस गिर जाती है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की प्राइसेस जो है वो फेल हो जाती है। अब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की प्राइसेस फेल हो गई तो फार्मर्स की इनकम भी कम हो जाती है। फार्मर्स इनकम कम अर्न करते हैं, तो इस वजह से वो रेवेन्यू स्पेंड नहीं कर पाते थे और फार्मर्स की यहाँ पे तकलीफें बढ़ गई थी। सो अराउंड 1930 तक पूरा इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। 1930 तक पूरा इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स हो जाता है वर्ल्ड वाइड। ये इकोनॉमिक डिप्रेशन सिर्फ इंडिया में नहीं था, ये वर्ल्ड वाइड था। इस वजह से पूरे देश में क्या रहता है? एजुकेशन रहता है, थोड़ा माहौल बहुत खराब रहता है, क्योंकि फार्मर्स को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है। इसको रिजोल्व करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट, कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट ये बोलती है कि लेट्स सेट अप अ बॉडी, एक कमीशन बनाते हैं। ये कमीशन भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को देखेगा
कि उसमें क्या कमी है और क्या सुधार की जरूरत है। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट एक कमीशन बनाती है जिसको बोला जाता है साइमन कमीशन। सर जॉन साइमन इसके हेड होते हैं और उन्हीं के नाम पे इसका कमीशन का नाम होता है। ध्यान रखना बात, इकोनॉमिक डिप्रेशन होने की वजह से देश में थोड़ा सा जो माहौल है, वहां का जो एनवायरनमेंट है, माहौल है, वो पूरी तरह से खराब हो रहा था। उस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, साइमन कमीशन बिठाती है। किसकी जांच के लिए? कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, कि वहां पे इसमें क्या कमी है, क्या फ्लॉज है और उसको कैसे दूर करना है, उसके लिए साइमन कमीशन भेजा जाता है। बट अ प्रॉब्लम वाज देयर। प्रॉब्लम क्या थी? लेट अंडरस्टैंड फर्स्ट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये थी कि साइमन कमीशन में देयर वाज नो देयर वाज नो इंडियन मेंबर। प्रॉब्लम क्या थी? देयर वाज नो इंडियन मेंबर। कोई भी इंडियन मेंबर उसके अंदर शामिल नहीं था। अब देखो, मुझे जाहिर सी बात बताओ, आप इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को देखोगे, इंडिया के बारे में रिफॉर्म्स ला रहे हो, इंडिया के ऊपर चेंजेस कर रहे हो, तो कोई इंडियन मेंबर तो उसमें होना चाहिए ना, जो सजेस्ट कर सके। आखिरकार हमारे देश को हम ज्यादा अच्छे से जानते हैं या फॉरेनर्स अच्छे से जानते हैं? तो इस वजह से कांग्रेस के लीडर्स ने क्या करा था, उसका अपोज किया था कि साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं है। इट वाज अ वेरी ग्रेट सैड न्यूज फॉर अस कि उसमें कोई भी इंडियन मेंबर शामिल नहीं था। इसीलिए साइमन कमीशन का अपोज किया गया था बाय ब्रिटिशर्स, बाय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा अपोज किया गया था। लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सभी ने साइमन कमीशन का अपोज किया था। गो बैक साइमन के नारे लगाए गए थे। ठीक है, और इसी में वहां पे अपोज करते करते लाला लाजपत राय की डेथ भी हो जाती है कि एयरपोर्ट के टाइम वहां जब साइमन कमीशन इंडिया में आता है तब लाला लाजपत राय उनको अपोज कर रहे होते हैं और वहां पर लाठीचार्ज होती है। एक पुलिस ऑफिसर की लाठी उनके सिर पे लगती है और उनकी डेथ हो जाती है। तो साइमन कमीशन का सेटअप होना, इकोनॉमिक डिप्रेशन होना, लाला लाजपत राय की डेथ हो जाना, इन सब ने वापिस से एक नया मोड़ ले लिया था। गांधी जी को मजबूर किया था कि हमको वापिस से एक मूवमेंट की जरूरत है जो पूरे देश में जो नेशनलिज्म जो जाग रहा है ना, उसका फायदा उठा सके। सिचुएशन समझ में आ गई क्या था? इकोनॉमिक डिप्रेशन हो रहा है, साइमन कमीशन और लाला लाजपत राय की डेथ भी हो गई। अब इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ये बोलती है कि आप लोग एक काम करो। अब देश का माहौल देखते हैं, उन्होंने बोला कि डोमिनियन स्टेटस ले लो। क्या ले लो? डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस मतलब, डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये है कि आप लोगों की सरकार रहेगी, आप लोग चलाना, लेकिन कंट्रोल ब्रिटिश करेगी। सुप्रीम पावर ब्रिटिश के पास है, हमको सिर्फ नाम की सरकार देगी, ठीक है तुम्हारी सरकार है, कर लो जो करना है। लेकिन जो मेजर पावर्स है, चाहे वो फाइनेंस की हो, डिफेंस की हो, वो किसके पास रहेगी? ब्रिटिश के। इस टाइप का डोमिनियन स्टेटस दे रहे थे। तो हमारे कुछ जो लीडर्स थे, कौन लीडर? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे लीडर्स ने इस प्रपोजल को डिनाई कर दिया था, मना कर दिया था कि हमको कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमको चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, हमको पूरी ही आजादी चाहिए, तुम तो देश में से निकल ही जाओ, तुम्हारा तो हमको कोई रोल ही नहीं चाहिए हमारे देश में। तो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कि व्हाट वी वांट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और इसीलिए इसी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की चाहत में जवाहरलाल नेहरू ने, ध्यान रखें, जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 को एज अ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, एज अ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। आजादी मिली नहीं है, आजादी मिली नहीं है, सिर्फ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करें, लोगों में उत्साह जगाने के लिए, लोगों में देश के लिए नेशनलिज्म करने के लिए, लोगों को देश के लिए इकट्ठा करने के लिए, एज बस कि डे को सेलिब्रेट करें कि हम अब से 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तिरंगा फहरा दिया उन्होंने और बोल दिया कि अब से हम अपने आप को आजाद मानते हैं, आज से हम आजाद है। तो आजादी मिली नहीं है, जस्ट वो क्या करे, उसको एज अ मोटिवेट करने के लिए उसको सेलिब्रेट करे। ठीक है, गांधी जी पिक्चर में आते हैं। गांधी जी डिसाइड करते हैं कि भैया अगर इतना बुरा माहौल बन रहा है तो अब जरूरत है एक और मूवमेंट की।
गांधी जी को लगता है कि पूरा देश में माहौल क्रिएट हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, तो देयर इज अ नीड टू लॉन्च एन अनदर मूवमेंट। तो उसके लिए गांधी जी क्या करते हैं, एक मुद्दा उठाते हैं जो कि था सॉल्ट लॉ। क्या उठाते हैं? सॉल्ट लॉ। सॉल्ट लॉ जो था, सॉल्ट लॉ क्या हुआ करता था उस टाइम पे, सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगता था। क्या होता था? सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगता था। और साथ ही जो सॉल्ट था वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स या फिर यूरोपियंस ही मैन्युफैक्चर कर सकते थे। हमारे यहाँ की कोई कंपनी सॉल्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती थी। वही उनके हिसाब से सॉल्ट बनाते थे, वही उस पर टैक्सेस लगाते थे। और अब सॉल्ट तो सभी को चाहिए, अमीर हो या गरीब हो, और उसी पे टैक्स लगा के वो काफी ज्यादा इनकम किया करते थे। तो ये था सॉल्ट लॉ कि आप ना तो सॉल्ट बना सकते हो और दूसरा सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगेगा। गांधी जी ने अपनी डिमांड्स लिखी कि क्या क्या वो चाहते थे। देयर वर 11 डिमांड्स। ये डिमांड्स लिख के दे दी गई किसको? उस टाइम के जो वाइसरॉय थे लॉर्ड इरविन, उनको। ये डिमांड्स है हमारी, डिमांड्स आप पूरी कर लीजिए। लॉर्ड इरविन को अल्टीमेटम दिया गया 11 मार्च तक। 11 मार्च 1931 तक का अल्टीमेटम दिया गया कि इस समय तक आप 11 डिमांड्स को पूरी कर दें। लॉर्ड इरविन मना कर दिया, कोई डिमांड पूरी नहीं करी गई। उनका जो खत था गांधी जी का वो इग्नोर किया गया और 11 मार्च तक कोई डिमांड गांधी जी की पूरी नहीं की गई। गांधी जी इन द फॉर्म 12 मार्च को 1931 में अपने साबरमती आश्रम से, कहां से? अपने साबरमती आश्रम से सॉल्ट मार्च स्टार्ट। और ये कहां जाती है? डांडी। आगे बात समझ में। सबसे पहले क्या हुआ? इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, देश में नेशनलिज्म की भावना जगी। गांधी जी ने सॉल्ट लॉ का मुद्दा उठाया, क्योंकि सॉल्ट लॉ में क्या था कि मैन्युफैक्चरिंग भी सिर्फ ब्रिटिशर्स कर सकते हैं और उस पर टैक्स भी लगते थे, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानी होती थी। तो गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को एबोलिश करने की और उसके साथ साथ कुछ टोटल 11 डिमांड्स की लिस्ट लॉर्ड इरविन को दी टू फुलफिल इट बाय 11 मार्च 1931, जो कि फुलफिल नहीं की गई, उनकी कोई डिमांड्स नहीं मानी गई। तो उन्होंने 12 मार्च 1931 को इसके अगेंस्ट साबरमती आश्रम से दांडी मार्च निकाला। और ये कहा गया था? दांडी, जो कि कोस्टल एरिया गुजरात। दांडी पहुंचने के बाद उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। क्या किया? सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। ब्रेक द सॉल्ट लॉ। सॉल्ट लॉ ब्रेक करके वहां पे उन्होंने सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया और यहां से स्टार्टिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होती है। स्टार्टिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब देखो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हम क्या बात कर रहे थे? सरकार के साथ कोऑपरेट नहीं करना है, उनको सहयोग नहीं करना। सिविल डिसोबीडियंस में कहना ये कि वो तो नहीं करेंगे ही नहीं, लेकिन अब जो कॉलोनियल लॉज है ना उनको भी फॉलो नहीं करेंगे। अब जो सरकार ने नियम बनाएगी ना उनको भी हम फॉलो नहीं करेंगे। सॉल्ट लॉ के अलावा कई सारे लॉज को तोड़ दिया गया था। लोगों ने फॉरेस्ट लॉज तोड़ दिए थे, लोगों ने डिफरेंट टाइप के लॉज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ओके, सो ये सॉल्ट लॉ हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया। अब इसके बाद जाते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे। अब होता ये जो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था इसमें गांधी जी और जो अदर लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था। इस बार गवर्नमेंट ने बहुत ही ज्यादा ब्रूटल सप्रेशन रखा था। क्या रखा था? ब्रूटल सप्रेशन मतलब बहुत ही ज्यादा उन्होंने, गवर्नमेंट ने, बोलते हैं ना कि नॉन वायलेंस वाले तरीके अपनाए थे। कई सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था, कई सारे लोगों को मारा गया था। और जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे, गांधी जी थे, खान अब्दुल गफर खान थे, इन सबको अरेस्ट करके पहले ही जेल में डाल दिया था, जिस वजह से मूवमेंट काफी ज्यादा स्लो डाउन हो चुका था। और ब्रूटल सप्रेशन के साथ ही उन्होंने करीबन 1 लाख सत्याग्रही को अरेस्ट किया था, जो कि उस टाइम पे बहुत ही बड़ा ह्यूज नंबर था। और वायलेंस बहुत ज्यादा हो रहा था। बहुत ही ज्यादा वायलेंस के कारण फिर गांधी जी ने गांधी इरविन पैक्ट साइन किया था, क्योंकि अब है ना वायलेंस बढ़ रहा था, गांधी जी वायलेंस के खिलाफ थे। गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था और उस पैक्ट में फिर डिसाइड किया गया था कि गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ करेंगे, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। और लॉर्ड इरविन ने बोला था कि हम भी सत्याग्रही को, जिन सत्याग्रही को हमने यहाँ पे अरेस्ट किया है उनको हम रिलीज कर देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा गांधी इरविन पे, जिसमें क्या बोला था? गांधी जी ने बोला था कि हम विड्रॉ कर रहे हैं मूवमेंट, कि हम मूवमेंट नहीं चलाएंगे और सेकेंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस होगी, ठीक है, उसको भी अटेंड करेंगे। ये गांधी जी ने बोला।
और जो इरविन ने क्या बोला था कि हम सत्याग्रही को रिलीज कर देंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन जिन्होंने मर्डर करे हैं उनको रिलीज नहीं किया जाएगा। तो इन सब के बाद में गांधी इरविन पैक्ट के बाद में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी एंड होता है। लेकिन फिर जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है उसके बाद गांधी जी को कुछ डिसीजंस नहीं मिलते हैं। वहां से जब वो अटेंड करके आते हैं तो कांग्रेस को भी इलीगल घोषित कर दिया जाता है। उस वजह से नाराज होकर वो वापस से मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं, लेकिन सेकेंड टाइम पे जब वापस मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं तब उनको इतना सपोर्ट नहीं मिलता है और फिर आखिरकार वो मूवमेंट पूरा ही खत्म हो जाता है, क्योंकि बार बार लोग ऐसे कहने पे शुरू नहीं हो जाते कि जब आप बोलोगे तब मूवमेंट खत्म कर दें, जब आप बोलो तो मूवमेंट स्टार्ट कर दें। तो जो सेकेंड टाइम रीस्टार्ट किया था उसने कोई दम नहीं पकड़ा, 1 और 2 साल में वो भी एंड हो गया था। अब मूवमेंट के अंदर किन सारे सेक्शंस ने कैसे पार्टिसिपेट किया था वो अपन नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सो इतना मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो आप मुझे बता देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मूवमेंट प्रोसीड करता है। ओके, तो हैव अ गुड डे।